हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे जो थर्ड जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। तो इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ जनरेशन से हम आगे जो है क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ जनरेशन का। द ट्रांजिशन इनटू अ फोर्थ जनरेशन वाज डिफाइंड बाय प्लेसिंग एन एंटायर सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनटू a single silicon chip which specify the scale of integration made by the microprocessor revolution possibly in 1970। मतलब 1970 के दशक में क्या हुआ था, आपके माइक्रो प्रोसेसर आगे थे जो कौन से जनरेशन को बिलोंग करते थे, आपके फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करते थे। तो जो उस टाइम पे जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बने थे उनको हम किस स्केल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर रखते थे, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो देखो, एज पर ऑप्शन आपके पास पता है राइट आंसर क्या बन जाएगा सर हमारे पास। एज पर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास VLSI, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन कि हमारे पास जो VLSI है ये हमारा फोर्थ जनरेशन में बिलोंग करता है, फोर्थ जनरेशन में बिलोंग करता है। और जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन था इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन सा बना था, इंटेल का बना था 4004, है ना, ये हमने डिस्कस किया हुआ। बाकी इंटेल का जो 4004 था ये हमारे पास 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके अलावा हमारे पास बाद में लेटर ऑन कौन कौन से आ गए थे हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था इंटेल का, है ना, इंटेल का हमने पढ़ा था 8008, जो आपके पास कितने बिट का था, 8 बिट का था। बाकी इंटेल के दो प्रोसेसर है, वो काफ़ी बार पूछे जाता है एग्ज़ाम में कि एक हमारे पास इंटेल का 8085 और दूसरा हमारे पास आ जाता है इंटेल का ही 8086। तो जो आपका 8085 था ये भी आपका 8 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर था, पर जब आप 8086 की बात करते हो ये आपके पास 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको क्या करना होता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पहले से इन्फॉर्मेशन है उसमें आपने ये चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं। बाकी देखो, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, ये किस में कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ SSI, ये आपका बिलोंग करता है थर्ड जनरेशन में, जहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, आईसीज पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि बेसिकली जब आप आईसीज पढ़ते हो तो आईसीज के टाइम पे क्या हुआ था, आपने एक सिंगल चिप के ऊपर आपने मल्टीपल ट्रांजिस्टर और इसके अलावा जो आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं आपने उनको एम्बेड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपने क्या किया था, उनको यहाँ पे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आपने यूटिलाइज किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। और स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन आपकी कौन सी जनरेशन में आती है, आपकी थर्ड जनरेशन में आती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे आपकी इंटीग्रेशन थी वो भी आपकी बढ़ती रही, है ना। क्योंकि वो लास्ट में जब आप लेटेस्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले लेटेस्ट कौन सा पढ़ते हो, आप फिफ्थ जनरेशन का पढ़ते हो। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आ जाती है आपके पास, ULSI आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हम अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन आपने याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाती है। कई बार क्वेश्चन में थर्ड जनरेशन के वे में इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है और कई बार इसको फोर्थ जनरेशन में भी रखा जाता है। मान लो अगर आपके जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे थे, मीडियम भी दे रखा था और वेरी भी दे रखा था। तो आपने हमेशा अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होता है, तभी मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, वेरी स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। कल को मान लेते हैं यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करता है, और वहाँ पे वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन दिया नहीं होता, सपोज कर लेता है ये ऑप्शन वहाँ पे दिया नहीं होता, तो उस टाइम पे आपका राइट आंसर क्या बन जाता, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता, है ना। तो एज पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझना है, प्लस एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है, वो भी आपको साथ में अंडरस्टैंड करना होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेवलप्ड इन 1971, है ना। बेसिकली वही है कि इंटेल का 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, वही लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर विच पेयर द इंजीनियर इज अ प्राइमरली क्रिएटेड विद द आर्किटेक्चर डिजाइन एंड इट्स इन्वेंशन। बेसिकली कौन से साइंटिस्ट थे या फिर कौन से इंजीनियर थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि सर हमारे पास टेड होफ थे, इन्होंने आर्किटेक्चर दिया था। बेसिकली उन्होंने क्या दिया था, एक ब्लूप्रिंट दिया था। याद रखना है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर की ब्लूप्रिंट की बात आएगी, है ना, ब्लूप्रिंट को हम क्या बोल देते हैं, अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें तो इसी को हम बोल देते हैं आर्किटेक्चर, है ना। हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक आर्किटेक्चर है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे अपना घर बनाते हो ना, घर बनाने से पहले आप इंजीनियर से उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, एक नक्शा बनाते हो, तो वैसे ही जो नक्शा बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर का वो बनाया था टेड होफ ने। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो टेड होप ने इसका आर्किटेक्चर बनाया था, प्लस
जो इनके साथ बेसिकली एक फेडरिको फ्रैगिन थे, इन्होंने क्या किया था, लीड किया था किसके लिए, इन्होंने बोला था कि हम जो आपका ये डिज़ाइन है इसको हम सिलिकॉन के ऊपर यूटिलाइज़ करेंगे, है ना, सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो जैसे इन्होंने सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर जो इनका आइडिया था उसको यूटिलाइज़ किया, है ना, यूटिलाइज़ करने के बाद उन्होंने देखा हमारे पास क्या बन गया, एक एक चिप बनेगी, है ना, एक हमारे पास क्या बनेगी, चिप बन गई, और इस चिप को इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट ये क्या बन गया हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और ये माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, और इसका नाम क्या था, इंटेल का 4004। और कब बनाया गया था, टेड होफ और इसके उनके जो साथी थे, क्या नाम था उनका, फेडरिको, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, है ना। कब बनाया गया था, 1971 में। तो ये सारे पॉइंट वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने नोट करना है। तो यहाँ पे देखो एज पर ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो जैक किलिबी एंड रॉबर्ट नॉइस हमने पढ़ाई था, ये आप कब पढ़ते हैं, जैक किलिबी एंड रॉबर्ट नॉइस ये आप पढ़ते हो जब आप थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हो। और थर्ड जनरेशन में क्या आए थे आपके, सर आईसीज हमारे आए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया था, 1958 के आसपास बनाया गया था आईसी आपका। किसके द्वारा बनाया गया था, जैक किलिबी एंड रॉबर्ट नॉइस के द्वारा बनाया गया था। और ये मैंने आपको बताया ही था कि जैक किलिबी ने किसका बनाया था, और जो आपके पास रॉबर्ट नॉइस थे इन्होंने किसका बनाया था, क्योंकि एक पर्सन ने जर्मेनियम का यूज़ किया था मटेरियल का, और सेकंड पर्सन ने बेसिकली आपका जो सिलिकॉन था उसका यूज़ किया था। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सिलिकॉन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, आईसीस बनाने के लिए या फिर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो हीट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर उसके ऊपर कोई कंपोनेंट लगा है तब वो उसको ईजिली हैंडल कर लेता है। वहीं जो आपके पास जर्मेनियम होता है वो नियरली अबाउट 75 डिग्री तक ही जो कंपोनेंट्स होता है उसको ठीक रखता है। अगर इस थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके सारे कंपोनेंट या फिर उसकी सारी फंक्शनैलिटी को क्या हो जाती है, हमारी गड़बड़ हो जाती है। तभी जो आजकल लेटेस्ट सिस्टम भी बन रहा है तो वहाँ पे भी सिलिकॉन मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे स्टीव जॉब एंड स्टीव वोजनैक दे रखा है। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम आप एप्पल पढ़ेंगे, एप्पल भी कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, फोर्थ जनरेशन को भी बिलोंग करता है ना। तो जो एप्पल 1 जो कंप्यूटर बनाया गया था वो इनके द्वारा बनाया गया था, स्टीव जॉब एंड स्टीव वोजनैक के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एप्पल 1 हो गया चाहे एप्पल नंबर 2 हो गया, ये इन दोनों ने इकट्ठा मिलकर ही बनाया था। और ये कब की बात है, बेसिकली 1970s की ये बात है। देन हमारे पास जैसे यहाँ पे बिल गेट्स एंड पॉल एलन, आपको पता है ये इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी, तो हमें पता है सर माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई गई थी बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा, है ना। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बनाए थे, है ना। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास के माइक्रोसॉफ्ट था और इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर भी बनाए थे अलग अलग। जैसे इनका सॉफ्टवेयर के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे पास एक एल्टियर करके आता है ना, एल्टियर बेसिक। एक हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर, ये किसके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा हमारे पास एम एस डोस तो आई होप सभी को ही पता होगा, बेसिक है। पर एल्टियर बेसिक का नहीं पता होता है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बेसिकली किस किन पर्सन के द्वारा बनाए गए थे, तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा ही बनाए गए थे। तो इनको भी हो सके आप नोट कर लेना कॉपी में। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा हुआ है, फीचर ऑन द cover of a popular electronic magazine 1975, which machine is universally recognized as a spark that ignites the fourth generation microprocessor और PC revolution। बेसिकली वो बात करिए कि हमारे पास एक 1975 में एक मैगज़ीन छपती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैगज़ीन करके। तो वहाँ पे कौन सी मशीन के बारे में हाईलाइट करके बताया गया था कि ये हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटर की एक तरीके से रेवोल्यूशन, जो हमारी पर्सनल कंप्यूटर था वो उसकी रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं कि क्रांति आ गई उसकी, है ना, पर्सनल कंप्यूटर की। तो वो किसकी वजह से आई, तो अगर एज पर ऑप्शन देख लेते हैं तो क्या बन जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, MITS अल्टियर 8800, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बेसिकली एक क्रांति आ गई थी। और अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे पास जो अल्टियर 8800 जो हमारे पास एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, या फिर जो ये मशीन थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आपने याद रखना है कि सर इनका नाम था एड रॉबर्ट्स, है ना। एड रॉबर्ट्स के द्वारा क्या हुआ था, इस मशीन को बनाया गया था। और बेसिकली ये जो उस टाइम की मशीन थी ना, ये एक तरीके से ना किट होती थी। किट मतलब जैसे
आजकल हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं ना कि हम आपको अलग अलग पार्ट्स देते हैं और आप उन पार्ट्स को ज्वाइन करके अपना एक सिस्टम बना सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारे पास अल्टेयर 8800 था, ये भी एक किट हुआ करती थी। जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेनी है, उनको समझना है कि अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे वो एक्चुअल में फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए एक किट बनाई गई थी। और किसकी हेल्प से बनाई गई थी? माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से बनाई गई थी। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे 1975 के टाइम पे। ओके, और आपने याद रखना है कि जो एक फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल जो पर्सनल कंप्यूटर था, है ना, बेसिकली इसी को हम बोल देते हैं अल्टेयर 8800 को, जिसको डिज़ाइन किया था एड रॉबर्ट्स ने। बाकी देखो, बिल गेट्स एंड पॉल एलन मैंने आपको बता ही दिया था। इसका जो सॉफ्टवेयर था, है ना, मैंने आपको बताया था ना ऊपर ही, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अल्टेयर बेसिक, है ना, तो अल्टेयर बेसिक बेसिकली क्या था? एक फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जो इस मशीन के लिए बनाया गया था। समझ आ गया? एक्चुअल में इस पर्सन ने इसको बनाया हुआ है, पर हार्डवेयर के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर भी तो चलाना पड़ता है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या आ गया इसके पास? सॉफ्टवेयर आ गया अल्टेयर 8800 बेसिक। ओके, अब बेसिक मतलब क्या होगा कि वो बेसिक लैंग्वेज में बनाया गया होगा, है ना। पर ये बनाया किसने है? बेसिकली इसको प्रोग्राम किसने किया है? तो इसको प्रोग्राम किया गया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर को बेसिक क्वेश्चन पूछने होंगे तब तो बेसिक सभी को आइडिया होंगे। पर अगर उसको थोड़ा बहुत भी एक लेवल डीप में जाके क्वेश्चन पूछना होगा, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप बताओ कि बिल गेट्स के द्वारा कौन सी निम्नलिखित में जो सॉफ्टवेयर था वो बनाया गया था। तो वहाँ पे MS DOS नहीं दिया होगा, उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग करके, और इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा अल्टेयर 8800 बेसिक। तो ये बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा बनाया गया था, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इनको क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1979 एप्पल टू कंप्यूटर बिकम द मैसिव कमर्शियल सक्सेस इन बिजनेसिंग वर्ल्ड। बेसिकली एप्पल जब 2 आया था, कब आया था? 1979 में आया था। ये एक तरीके से जो कमर्शियल बिजनेस थे वहाँ पे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बिका था उस टाइम पे। मूविंग पीसी फ्रॉम हॉबिस्ट टॉयज टू असेंशियल ऑफिस टूल। इससे क्या हुआ कि पहले जो हम हॉबिस्ट, जैसे मतलब जिनको हॉबी है वही उसको यूज़ करता था कंप्यूटर्स के बारे में, पर जैसे ही थोड़ा सिस्टम हमें ग्राफिकल वे में मिलने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि हमारे पास एप्पल के जो सिस्टम थे, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि जो भी हमारे डिवाइसेस होंगे उनको आप, जैसे आप क्या करते हो विद द हेल्प ऑफ माउस, है ना, विद द हेल्प ऑफ माउस आप क्या करते हो? किसी फाइल को ओपन करते हो, किसी फाइल में कोई डाटा स्टोर करते हो। तो वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? GUI का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? वो एप्पल के ही द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एप्पल फर्स्ट तो इन्होंने बना दिया, है ना, सिंपल सा बना दिया, पर जैसे एक सॉफ्टवेयर में अपग्रेड होता है, तो अपग्रेड होने के साथ क्या हुआ कि जहाँ पे पहले एक हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स को एक समझते थे कि जिनको हॉबी है वही इसको यूज़ करें, बाकी इसको यूज़ ना करें, है ना, क्योंकि हॉबीस्ट क्या होते थे बेसिकली, उनको कमांड लाइन इंटरफेस की आदत होती थी। बेसिकली अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, ऑप्शन क्या दूँ? एक मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आप कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करो, दूसरा मैं आपको ऑप्शन दूँ आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आप यूज़ करो। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? जैसे मान लो आपका ये मोबाइल आ गया, तो मैंने बोला कि जब भी आपको अपने मोबाइल में कुछ भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ, अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा MKDIR और फाइल का नाम। फिर वो फाइल बन जाएगी। अगर आपको उसको देखना होगा तो देखने के लिए भी क्या करेंगे आप? देखने के लिए भी आप क्या करेंगे? कमांड का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? कमांड का यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? सिर्फ आपको एक ब्लैक स्क्रीन ही दिखेगी, बाकी आपको कुछ चीज़ नहीं दिखेगी। वही अगर आपको मैं ऐसा मोबाइल दे दूँ जहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे अलग अलग आपको आइकन दिखे, जो आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हो ना, यहाँ पे आपको दिख जाता है कि ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा आपके यहाँ पे आ गया फेसबुक आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया मान लेते हैं आपका यूट्यूब आ गया। तो आप क्या बोलेंगे? सर हम ये वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमें नहीं लेना कमांड लाइन, हमें क्यों बार बार इतनी कमांड लें। जो बेसिकली जिनको कंप्यूटर एक्चुअल में इंटरेस्टिंग लगता है वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल यूज़र है उसको क्या लेना देना कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कोई फाइल क्रिएट हो रही है ना। तो उसके लिए ईज करने के लिए हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का सहारा लेते हैं। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों की बात आ जाती है, तो उस टाइम पे जब एप्पल 2 आया था, जो हॉबिस्ट थे, जो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस का भी यूज़ करते थे उस टाइम पे, उसके बाद जैसे ही वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थोड़ा अच्छा होने लगा, तो वो एक हमारे पास ऑफिस एसेंशियल टूल में कन्वर्ट हो गया।
है ना। फिर क्या हुआ, दिस वाज द प्राइमरी ड्यू टू रिलीज ऑफ विजी कैल्क, कि ये बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे विजी कैल्क नाम का एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसने क्या किया था, ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर विजिकैल्क। बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर, जो विजिकैल्क था ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर था। तो आपने याद रखना है कि सर जो हमारे पास विजिकैल्क था ये बेसिकली एक टाइप ऑफ कैलकुलेटर था, या पर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एप्पल के द्वारा दिया गया एक फर्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, स्प्रेडशीट बोलते हैं ना बेसिकली हम, जो हमारे पास एक्सेल वगैरह होते हैं, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्प्रेडशीट, फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ओके, तो ये चीज़ आपने नोट करनी होती है कि क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि देखो जो भी जैसे मान लेते हैं आप कोई शॉपकीपर हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको इतना पता रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि कौन सी आइटम आपने बेची, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कौन सी आइटम आपके पास कम है, तो आप उसका क्या करते हो, एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो, है ना, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितने कितने आइटम आपने बेची, कितने कितने रुपए में बेची, कहाँ पे आपको घाटा हुआ, कहाँ पे आपको मुनाफा हुआ। तो वो सारी चीज़ें किसकी हेल्प से आप करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन से होते हैं आपके, एक्सेल हो गया जैसे, है ना, क्योंकि सबको पता होता है एक्सेल के बारे में, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है। पर अगर मैं यही बोल दूँ कैल्क एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वीजी कैल्क एक सॉफ्टवेयर होता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप कौन से सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। तभी मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था फर्स्ट। तो एज पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ओके, ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ओके, विजी कैल्क, तो ये आपने नोट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक्सेल तो सभी को पता होंगे, पर कल को मैं एक्सेल का ही यही क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताओ फर्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसका नाम क्या था, है ना। तो वहाँ पे विजी कैल्क भी मैं ऑप्शन में दे दूंगा आपको, इसके अलावा मैं कैल्क भी आपको ऑप्शन में दे दूंगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको और बोल दूं कि आपके पास एक्सेल मैंने ऑप्शन में दे दिया आपके पास, तो तीन चार मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, तो उसके उसको एनालाइज करके आपको पता होना चाहिए कि विजी कैल्क हमारे पास फर्स्ट सॉफ्टवेयर था, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, हमारे पास जो एप्पल 2 कंप्यूटर थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पे, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए, मेन मोटिव क्या था, बिजनेस ही था। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइल द फोर्थ जनरेशन इनिशियली रिलाइड हैविली ऑन अ कमांड लाइन इंटरफेस। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करते थे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना कि अगर मैं एक तरफ आपको बोलूँ कि आपको कमांड की हेल्प से ये काली सी स्क्रीन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें कमांड के ऊपर ही होंगी आपकी, तो आप थोड़े जो मतलब जिनको एक्चुअल में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो तो उसको ईजिली यूज़ कर लेंगे, पर जो नॉर्मल यूज़र है उसको क्या लेना देना है उससे, है ना। तो वही फंडा होगा कि वो उसको यूज़ ही नहीं करेगा, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि जब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो स्टार्टिंग में कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर काम करते थे। जैसे हमारे पास MS DOS आता है, विच रेवोल्यूशनरी ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर ओरिजिनली रिसर्च्ड बाई जेरोक्स पैक, है ना, जेरोक्स पैक के द्वारा इसको इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। विकम मेन स्ट्रीम विद द एप्पल मैकिनटोश इन 1984। बेसिकली वही क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया ना, कि क्या हुआ कि जेरोक्स पैक ने क्या किया, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में कमांड लाइन इंटरफेस तो थी आपके पास, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यूज़र के लिए वो फ्रेंडली नहीं है। यूज़र किसके ऊपर फ्रेंडली होगा, जहाँ पे उसको कोई चीज़ें इजीली दिख जाएं, कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पता है क्या होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पता है क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर रिसर्च किया गया था, और इस रिसर्च को किसने किया था, हमारे पास पैक नाम की कंपनी होती थी, इस कंपनी ने इसके ऊपर रिसर्च किया। और ये इन्होंने क्या बोला कि आपके पास जो सिस्टम था उस टाइम पे, है ना, जो आपके पास पैक के द्वारा शोध की गई थी, उन्होंने बोला कि जो हमारे पास 1984 में मैक जो हमारे पास सिस्टम आए थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो उसके पॉपुलर होने की वजह क्या थी, एप्पल का पॉपुलर होने की, पॉपुलैरिटी एप्पल की क्यों बढ़ी, एप्पल की पॉपुलैरिटी इसीलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने क्या दिया था हमें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया था। मतलब नॉर्मल पर्सन भी जिसको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता है वो भी कंप्यूटर के ऊपर ईजिली उसको ऑपरेट कर सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कि फोर्थ जनरेशन में जहाँ पे पहले कमांड लाइन थे, पर जैसे ही एप्पल मैकिनटोनिश आया उसके ऊपर रिसर्च भी हुई कि ये पॉपुलर क्यों हुआ था उस टाइम पे। तो ये पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसने प्रोवाइड किया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने नोट करना है। बाकी देखो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते क्या हैं, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें थोड़ी ना डेफिनेशन भी बता दिया करो। तो डेफिनेशन आप इसकी ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको लिखनी होगी GUI की,
इसको आप ऐसे नोट कर लेना कि ये क्या होता है बेसिकली, इसने क्या किया था, सबसे पहला पॉइंट आता है इट रिप्लेस्ड, क्योंकि अगर बात करें ना फोर्थ जनरेशन की, तो इसने क्या किया था, इट रिप्लेस्ड, किसको इसने रिप्लेस किया था, हमारे सर टाइप टेक्स्ट कमांड, टाइप टेक्स्ट कमांड। और देखो टाइप टेक्स्ट कमांड हमें कौन देता है, सर हमारे जो कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, है ना। कमांड लाइन इंटरफेस जैसे हमारे पास डोस आता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास एक स्क्रीन दे दी जाती है, उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या करते हो, कोई कमांड लिखते हो, है ना। तो ये इस टाइप का जो इंटरफेस होता है जहाँ पे आपको कमांड लिखनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइप टेक्स्ट कमांड इंटरफेस बोल देते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने क्या किया था, इसको रिप्लेस कर दिया था, बेसिकली टेक्स्ट टाइप कमांड को रिप्लेस कर दिया था, किसके साथ, रिप्लेसेस विद आपके विजुअल एलिमेंट बोल लो, है ना, इसको हम सिंपल बोल लेते हैं। तो विजुअल एलिमेंट के साथ उसने क्या कर दिया था, इसको रिप्लेस कर दिया था। अगर विजुअल भी नहीं लिखना होगा तो जैसे आप आइकन बोलते हो, अगर सिंपली बोल दो तो यहाँ पे आप आइकन भी लिख सकते हो, कि आइकन कमांड या फिर आइकन एलिमेंट के साथ क्या कर दिया था, उसको उसने रिप्लेस कर दिया था। तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक तरीके से डेफिनेशन आ जाती है। बाकी देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको विजुअल एलिमेंट लिखने होंगे तो आप नोट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विम्प, है ना। सिंपल एक फुल फॉर्म आती है विम्प की। अब विम्प होता क्या है, विम्प आपका स्टैंड करता है, जैसे मैं बोलता हूँ डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाता है आपके यहाँ, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जो आपका डब्ल्यू आ जाता है, डब्ल्यू को हम बोल देते हैं किस चीज़ के लिए, डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं विंडोज़ के लिए। वैसे ही जो हमारे पास आई होता है, आई को हम किस चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, आई स्टैंड फॉर, सर हमारा आई आ जाता है आइकन्स, तो यहाँ पे बन जाएगा आइकन्स। देन हमारे पास एम, एम हमारे क्या बन जाएगा, एम हमारे बन जाएगी मीनूस। एंड देन आपका पी, पी आपका क्या बन जाएगा आपके पास, सर यहाँ पे बन जाएगा पॉइंटर। ओके, जैसे आप आजकल विंडो यूज़ करते हो ना, तो आप देखते हो विंडो के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपके पास एक पॉइंटर भी होता है ना। इसके अलावा आपके पास अलग अलग मीनूज़ भी होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपके पास अलग अलग मीनूज़ भी होते हैं, तो पॉइंटर होते हैं, मीनूज़ होते हैं, है ना। इसके अलावा मान लेते हैं आपने एक शॉर्टकट कमांड बनाए हो, या फिर आपने आइकन्स बनाए हुए हैं, या फिर आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो आ जाता है, तो आइकन भी आ जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं किसके ऊपर, हमें हमारे एक इंटरफेस के ऊपर दिखते हैं। तो ये इंटरफेस को किस टाइप का इंटरफेस है, एक हमारे पास विंडो इंटरफेस है, मतलब विंडोज़ की तरह हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल एलिमेंट्स। कि आपको स्क्रीन के ऊपर ही आपको आइकन्स भी दिख जाएंगे, मेनूज भी दिख जाएंगे, और पॉइंटर भी दिख जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर आप इन आइकन्स या मेनू के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे सिंगल क्लिक या फिर डबल क्लिक, उसके बिहाफ पे कोई ना कोई टास्क आगे परफॉर्म होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करते हो ना, तो आपका एक थाउट लेवल अलग हो जाता है औरों के कंपैरिजन में। जैसे आपको क्वेश्चन में घुमा के भी पूछ लूँगा ना, तब भी आप उस क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस वे में आपसे को क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना होता है, नोट करना होता है। बाकी देखो जैसे यहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम दे रखा है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम पता ही है बेसिकली, ये हमारा थर्ड जनरेशन में आया था, ये मैंने आपको चलो बताया भी था। ये हम थर्ड जनरेशन में पढ़ते हैं, और ये बेसिकली थर्ड जनरेशन में हम जो मेन फ्रेम हमारे कंप्यूटर होते थे ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते थे, इस चीज़ को, टाइम शेयरिंग सिस्टम को। और वर्चुअल पेजिंग मेमोरी, ये बेसिकली आप यूज़ करते हो जब आपको रैम को एफिशिएंटली यूज़ करना होता है, रैम को क्या करना होता है, एफिशिएंटली जब यूज़ करना होता है, तब आप इस कंसेप्ट को पढ़ते हो। और ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कंसेप्ट आता है। बाकी ओपन ऑफिस कर्नल, तो कर्नल आपको पता ही है, कर्नल बेसिकली हम पढ़ते हैं, सर ये हमारे पास जब लिनक्स आया था, तो लिनक्स का ही एक तरीके से हमारे पास एक तरीके से हम बोलते हैं इसको कोर कंपोनेंट होता है कर्नल, है ना। तो लिनक्स का क्या होता है, ये कोर कंपोनेंट। ओके, तो लिनक्स का कोर कंपोनेंट क्या होता है, मतलब कर्नल होता है। और लिनक्स हमारा आया कब था, बेसिकली 1991 में आया था, और लिनस टोरवाल्ड नाम के पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप नोट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
Which 1981 computer set a absolute industry standard for businessing by using an open architecture and Microsoft MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये किसने किया था? तो मैंने अभी जैसे बता दिया आपके पास कौन सा सिस्टम आया था। बेसिकली यहाँ पे 1981 में जैसे बोल लेते हैं 1981 में किस कंप्यूटर ने ओपन आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके व्यवसायों के लिए पूर्ण उद्योग मानक निर्धारित किया, है ना? वही चीज़ है बेसिकली। उसने क्या किया, कंप्यूटर आया था, उसने टोटली इंडस्ट्री के लिए ही वो कंप्यूटर बनाया था, ताकि जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो एक तरीके से फ्लरिश हो पाए, मतलब आगे बढ़ पाए ईजिली। तो वो कौन सा कंप्यूटर बना था? तो वो सर हमारे पास IBM का PC 5150 हमारे पास बना था। तो एज पर ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास जो IBM का कुंजा 50 सिस्टम था, ये बेसिकली इसको हम बोल देते हैं ऑफ द शेल्फ। इसको आपने याद रखना है, जो भी आपके कंप्यूटर ना मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान रख के बनाए जाए ना, उनको हम बोल देते हैं ऑफ द शेल्फ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कॉपी में, ऑफ द शेल्फ, है ना? ऑफ द शेल्फ क्या बोल सकते हो? पार्ट लिख लो इसको ना, ऑफ द शेल्फ पार्ट, जिसको आप क्या बोल देते हो? ओपन आर्किटेक्चर, ओपन आर्किटेक्चर। ओके जैसे आजकल लोग करवाते हैं ना, अपना PC खुद बिल्ड करवाते हैं। जैसे आप देखते हो कई बार कोई पर्सन बोलता है कि मैं अपना सिस्टम खुद बिल्ड करवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से उसमें कंपोनेंट्स लगवाऊंगा। तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके से ऑफ द शेल्फ ही अपना सिस्टम बना रहा है, ओपनली अपने सिस्टम को बनवा रहा है ना? तो जो सबसे पहले जो ऑफ द शेल्फ सिस्टम बना गया था, और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, किसके लिए? क्योंकि वो एक तरीके से एक बिजनेस के लिए ही, बिजनेस को मायने में रख के ही बनाया गया था। तो उसका नाम था IBM का PC 5150। तो आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें ना, कई बार एग्ज़ाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंडेशनल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन जनवरी 1 1983 इफेक्टिवली बर्थिंग द मॉडर्न इंटरनेट? देखो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल था जो 1 जनवरी 1983 को क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया गया था? तो वो कौन सा था? सबसे पहला इंटरनेट कौन सा आया था जो प्रैक्टिकल मॉडल था? तो प्रैक्टिकल मॉडल हमारे पास TCP/IP था। और इसी की वजह से है जो आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो कौन से मॉडल के ऊपर काम करता है? TCP/IP के ऊपर काम करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो हमारे पास OSI होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हम बोल देते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हम इसको बोल देते हैं। ओके पर जो आपका OSI मॉडल है, OSI आपको पता ही है कितने लेयर का मॉडल है हमारे पास सर? 7 लेयर का मॉडल है। पर जो हमारे पास OSI जब आप मॉडल पढ़ते हो ना, ये मॉडल आपको बताता है किस चीज़ के बारे में? थ्योरी के बारे में। मतलब ये किस टाइप का मॉडल आ जाता है? थ्योरेटिकल मॉडल। ओके क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तभी आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाते हो। तो थ्योरी पढ़ाने के लिए आपको कौन सा मॉडल पढ़ाया जाता है? OSI मॉडल आपको पढ़ाया जाता है। और TCP/IP क्या है आपके पास? प्रैक्टिकल मॉडल है कि एक्चुअल में आपने, चलो ये सारी चीज़ें थ्योरी तो आपने पढ़ ली, पर थ्योरी इम्प्लीमेंट भी तो आपको करनी आनी चाहिए ना। तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी हेल्प से की जाती है? बेसिकली कंसेप्ट सेम रहते हैं, है ना, पर जो मॉडल है उसका नाम बदल जाता है। नो मॉडल का नाम रख दिया जाता है TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। बाकी ये तो मैंने आपको चलो छोटे छोटे पॉइंट्स से वो मैंने कन्वे किए थे हमने सबसे पहले, कि ये थियोरेटिकल मॉडल या फिर कंसेप्चुअल मॉडल भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। बाकी TCP/IP आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा गया था कि जो हमारे पास इंटरनेट के फादर कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट, है ना? तो उनका भी नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया था, TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया था। हर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे एग्जाम में JIT का एक पेपर था, हमने शायद सोल्व किया उसको, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास TCP, या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? फादर ऑफ इंटरनेट क्या क्या नाम था उसका? उनका नाम था विंड सर्फ, है ना? विंड सर्फ करके उनका नाम था। ये तो चलो उस टाइम पे सभी को फिर बच्चों ने याद कर लिया, पर विंड सर्फ इनका नाम फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ इंटरनेट के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल था, जिसकी हेल्प से आज का हमारा इंटरनेट है जो काम करता है, तो वो इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कल को मान लेते हैं वो नहीं पूछेंगे तो बोल देंगे हु इज़ द फादर ऑफ TCP/IP, तब भी आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या था? विंड सर्फ। और इनके साथ थे उनके कुलीग थे, या फिर को पार्टनर आप बोल सकते हैं, वॉब खान, है ना?
ठीक है, बॉब खान या फिर खान करके नाम है, तो उसको आप चेक कर लेना। तो ये दोनों पर्सन्स थे जिन्होंने क्या किया था, बेसिकली टीसीपी आईपी बनाया था। और इन्होंने क्या किया था, याद रखना है, इन्होंने बेसिकली इससे पहले जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल चलता था एनसीपी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था एनसीपी मॉडल को। ओके, एनसीपी जो हमारे पास मॉडल था, इसको क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, अगर इनको आप नोट रखेंगे ताकि इन फ्यूचर जैसे आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड रहेंगी। बाकी देखो एचटीटीपी आपको पता ही है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ हम यूज़ करते हैं। और ये कब आया था हमारे पास, 1989 में आया था। तो सारी चीज़ें हमने ये डिस्कस की हुई हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन विद अ यूनिक सी शेप टू रिड्यूस वायर लेंथ एंड इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, which 1976 machine is recognized as the most successful earlier fourth generation supercomputer। यहाँ पे बात करिए, तार की लंबाई कम करने और प्रसंगण गति बढ़ाने के लिए अद्वितीय सी आकार के साथ डिज़ाइन किया गया किस 1976 की मशीन को सबसे सफल प्रारंभिक चौथे पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा कि उस टाइम पे हमारे पास सबसे पहले कौन सा सिस्टम बना था, क्रे वन हमारे पास यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है कि साइमर क्रे के द्वारा क्रे वन जो हमारे पास सिस्टम बनाया गया था, है ना, तो ये किस टाइप का था, हमारे पास सी शेप टाइप का था। ओके, और सी शेप में क्या होता है, कोई भी इंटरनल वायर मतलब ज़्यादा लंबी नहीं थी, 4 फीट से कोई भी ज़्यादा वायर लंबी नहीं थी। सिंपल आपने याद रखना है कि जो इसमें सर तारे लगी थी, वायर लगी थी, वो लेस देन हमारे पास कितनी थी, 4 फीट कर लेना ना, 4 फीट से क्या थी वहाँ पे हमारे पास ये कम थी। किस में, हमारे पास क्रैक वन में। और क्रैक वन किस टाइप का था, जैसे क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो सी शेप का ही हमारे पास क्या होता था, एक तरीके से इसका डिज़ाइन था हमारे पास सी शेप का। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। बाकी इतना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे पास अगर ये फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करता है तो ये VLSI जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर ये काम करता है। और आपने याद रखना है कि जो हमारे पास क्रे वन था ये हमारे पास वेक्टर प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क करता था। ये हमारे पास वेक्टर प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क करता था। कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में ना, क्योंकि मान लेते हैं आप इस एग्ज़ाम में किसी एक एग्ज़ाम में नहीं पूछे, पर कोई बच्चे होते हैं प्रोग्रामर का पढ़ते हैं, कोई अलग चीज़ का पढ़ते हैं, ऑपरेटर का पढ़ते हैं, है ना, कोई JYT का पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें प्रोग्रामर में कि क्रे वन है, उसमें जो उसकी सी शेप है तो उसकी जो वायर की लेंथ थी वो कितनी थी। देखो कैसा घुमा के गंदा सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो लेस देन 4 फीट होती थी। तो आपने ये भी चीज़ें याद रखनी है। बाकी कई बोलेंगे सर हमने हमने तो CDC 600 भी पढ़ा है, ये भी हमारे पास क्या था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, है ना। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। याद रखना ये सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ना, CDC 6 मतलब 6600। बाकी क्रेवन ये भी हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर ही था, पर इसको कैसे बनाया गया था, एक तरीके से इसकी वायर लेंथ कम थी और ये सी शेप का था। और इसमें बाकी तो चलो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट एक तो सी शेप इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, और 4 फीट से इसकी कम लेंथ थी, वो तीन सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी ये चीज़ आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि CDC जो आपका 6600 ये बेसिकली आपका सेकंड या फिर आप वैसे बोल सकते हो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था, मतलब सेकंड थर्ड के बीच में ये आया था। और मतलब 1964 के अंडर ही आया था। और ये जब बना था ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के ऊपर बना था, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर ये बना था। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे मान लेते हैं कि सेकंड जनरेशन से आपसे पूछ लिया कि बताओ जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, तो वो CDC 6600 था। बाकी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हु बिल्ड इन, बेसिकली हम बोल सकते हैं VLSI टेक्नोलॉजी। तब उस टाइम पे CDC 600 राइट आंसर नहीं होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्रे वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के साथ अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वही जाके अगर आपका क्वेश्चन है, चाहे घुमा के पूछा जाए चाहे जैसे मर्जी पूछा जाए, तो आप उसको इजीली टैकल कर लेते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलप्ड बाई बाजार ने स्टॉप्स अप इन 1979 विच रेवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो
इन्होंने ऊप्स लैंग्वेज एक बनाई थी, है ना? कौन सी लैंग्वेज बनाई थी? इन्होंने सी प्लस प्लस बनाई थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन है, हमने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई हैं। बाकी कबोल तो आप सभी को वैसे आपने बता ही दिया था। कबोल आपकी सेकंड जनरेशन को बिलोंग करती है। वैसे आपके जो जावा, जो आपकी जावा लैंग्वेज है, ये बेसिकली आपकी 1995 में आई थी, है ना? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इसको बनाया गया था। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं। पाइथन आपकी 1991 में आई थी, है ना? जब बेसिकली आपका एचटीएमएल लैंग्वेज भी आ गई थी। पर पाइथन किसने बनाई थी? पाइथन सर हमारे पास गाडियो वन रसम करके एक पर्सन है ना? गैडियो वन रसम हमने पढ़ा हुआ था, तो उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम इंट्रोड्यूस्ड इन IBM 1971? बेसिकली एक हमारे पास छोटा क्या बन गया था, एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरीके से स्टोरेज मीडियम बन गया था। और वो किस टाइप का था? हमारे पास सर मैग्नेटिक था। तो अब मैक्सिमम बच्चों को राइट आंसर तो मिल गया होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ इस चीज़ को। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे बात करी है IBM ने 1971 में लॉन्च किया है ये। ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक टेप या फिर बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोड्यूस किया 1971 में, और ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया था किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते थे? सॉफ्टवेयर भेजते थे और अपने डाटा का बैकअप रखते थे। जब आपके माइक्रो प्रोसेसर नए नए आए थे, जैसे आजकल AI का बूम चला है ना, तो वैसे उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर का जब बूम चला था, तो वहाँ पे जो स्टोरेज मीडिया था मैग्नेटिक, है ना? तो वो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया कौन था? जहाँ पे जैसे आप आजकल करते हो ना, अपने पेन ड्राइव में अपने दोस्त को मूवी दे देते हो, या फिर कोई नोट्स वगैरह होते हैं वो आप शेयर कर देते हो। तो वैसे ही उस टाइम पे भी किसका यूज़ किया जाता था? उस टाइम पे सर हम फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे, है ना? FD जिसको मैं बोल देता हूँ, फ्लॉपी डिस्क को हम क्या करते थे? यूज़ करते थे। तो जो उस टाइम के जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होते थे, तो उसको आप नोट कर सकते हो कि जो हमारे पास उस टाइम के फ्लॉपी डिस्क होते थे, इनिशियली आपके पास वो 8 इंच के होते थे। जो आपके जो मतलब नए नए बने थे ना, वो 8 इंच के थे। उसके बाद जैसे थोड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी, फ्लॉपी का साइज़ थोड़ा और कम हो गया, तो वो 5.25 इंच के हो गए। उसके बाद लास्ट में जाके जो इन जनरल काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द जनरल साइज ऑफ फ्लॉपी, तब आप वहाँ पे बोलते हो सर 3.5 इंच, है ना? और 3.5 इंच की जो आपकी जो फ्लॉपी थी, वो कितना डाटा स्टोर करती थी? तो वो 1.44 MB का वो डाटा स्टोर करती थी। और फ्लॉपी का ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द जनरल साइज? ओके, जनरल साइज क्या था फ्लॉपी का? 3.5 इंच। और उसमें कितनी स्टोरेज आती थी? 1.44 MB उस टाइम पे स्टोरेज आती थी। आज के टाइम पे तो चलो इतनी मतलब मायने नहीं रखती है 1.44 MB, क्योंकि आजकल के टाइम तो आप जीबी में बात करते हो कि मुझे कितना जीबी मिल रहा है। तो पर उस टाइम पे 1 MB भी बहुत होती थी, अगर आप 1971 की बात करते हो। तो ये सारे जो डाटा होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इनको आपने नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीज इन 1981, और उसका वेट कितना था? मतलब 10.5 किलो से ऊपर था। विच मशीन इज वाइडली एक्नोलेज्ड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर? ओके, और ये क्या था? लैपटॉप का पूर्वज था। आपने याद रखना है, देखो लैपटॉप आने से पहले क्या था, आपका जो एक सिस्टम बनाया गया था, और ये भी कैसा सिस्टम था? बेसिकली जैसे आप जैसे मान लेते हैं, मैं बोलूँ आपके पास एक बड़ा सा लैपटॉप है, ओके, पर इस लैपटॉप को आप, ये लैपटॉप कितने किलो का है? मान लेते हैं 10.5 किलो का है। और आप इसको कहीं पे मतलब ईजिली तो नहीं लेके जा सकते हो, पर इसको आप लेके जा सकते हो, है ना? तो उस टाइम पे जो सबसे पहला बना था 1981 में, उसका नाम क्या था? उसका नाम आपका आ जाता है ओसबोर्न वन। तो ओसबोर्न वन भी कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एक तरीके से हमारा जो फर्स्ट लैपटॉप कौन था, है ना? या फिर फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल लैपटॉप या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर कौन था? तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाता है आपके पास? ओसबोर्न वन आपका राइट आंसर बन जाता है। ओके, बाकी अगर आपको देखना होगा, बेसिकली अगर आपने CRT मॉनिटर मुझे लगता है नहीं देखे होंगे, तो अगर आपने किसी बच्चे ने देखे होंगे तो वो इतना उसको इमेजिन कर सकता है कि 5 कंप्यूटर के जितना उसका साइज़ होता था। मतलब एक जो उसकी साइज़ होता है ना, 5 कंप्यूटर अगर आप इकट्ठा रख दो तो उतना उसका साइज़ होता था। तो नियर अबाउट आप तो देखो, अगर आप हमारे आजकल के कंप्यूटर भी जो सिस्टम होते हैं 2-2 किलो के होते हैं। तो अगर 5 इकट्ठे लग जाएँगे तो आपको पता है ये साइज़ 10 किलो तो हो ही जाएगा। तो बस वही हिसाब था कि लैपटॉप का पूर्वज तो था, पर काफ़ी मतलब हैवी था उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप नोट कर सकते हैं।
और इसको लेके जाने के लिए आपको पता है जैसे पुराने हमारे पास लगेज होते थे ना, जैसे हम सूटकेस लेते थे तो सूटकेस में डालना पड़ता था इसको, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लैपटॉप बैग में डाल कर उठा के लेके, तो इसके लिए सूटकेस आता था एक अलग से। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। The next question हमारे पास, the fourth generation CPU architecture which specific semiconductor memory technology is strictly used to build the ultra fast L1 and L2 कैशे। देखो L1 एंड L2 कैशे बनाने के लिए हम किसके ऊपर रिलाई करते हैं, एस रैम के ऊपर हम रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, स्टैटिक रैम। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स और हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। इसके बीच में एक हम मेमोरी बना देते हैं, उस मेमोरी का नाम आ जाता है कैशे। और हमारी कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी हमारी कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है या फिर कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल वो यूज़ करती है। तो बेसिकली सर वो हमारे पास एस रैम से बनी होती है, और जो हमारे पास एस रैम मेमोरीज होती हैं स्टैटिक रैम होती है। तो स्टैटिक रैम हमारी बनती है सेमीकंडक्टर से। ओके, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करती है। तो सारे क्वेश्चन किसी भी में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कल का बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि कैशे जो हमारे पास मेमोरी होती है वो कौन सी मटेरियल के थ्रू बनाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, मान लेते हैं जर्मेनियम दे दिया मैंने आपको, दूसरा मैंने दे दिया रेजिस्टेंस, है ना, तीसरा मैंने ऑप्शन दे दिया सेमीकंडक्टर। तो उस टाइम पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, सर हमारे पास राइट आंसर सेमीकंडक्टर आ जाएगा, क्योंकि आपने हमें ये बताया है कि कैशे जो होती है, बेसिकली कैशे मेमोरी हम कैसे बनाते हैं, एस रैम का ही हम यूज़ करते हैं और उसी को हम बोल देते हैं कैशे। और अगर एस रैम हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है तो इसका मतलब जिसे हम कैशे बोल रहे हैं तो वो भी हमारी क्या बनेगी, सेमीकंडक्टर ही बनेगी। तो एज़ पर जो क्वेश्चन होता है तो आपने सारी चीज़ें ना एनालाइज करनी होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द 1980s CPU architecture split into two main philosophies. Which architecture uses a small highly optimized set of basic instruction that exist on a single clock? बेसिकली ना जब आप ये पढ़ते हो कंप्यूटर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में दे रखा है। तो वहाँ पे जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ते हो कि आपका जो कंप्यूटर का डिज़ाइन है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप कर सकते हो सिस्क में, दूसरा आप कर सकते हो रिस्क में। एक सेकंड, एक सेकंड देना मुझे ज़रा ना। ओके, तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, हम बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जब हम बात कर लेते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट आता है कौन सा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। ओके, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आर्किटेक्चर या फिर जो हमारे पास सीपीयू होता है इसको हम दो पार्ट्स में बाइफिकेट कर देते हैं। कौन कौन से में बाइफिकेट कर देते हैं, एक तो आपका आ जाता है, आप बोलते हो उसको सिस्क, सेकंड को आप बोल देते हो रिस्क, है ना। तो जो आपका सिस्क होता है इसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, दूसरा आपके पास आ जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ओके, बेसिकली इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आप नोट कर सकते हो, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। कि ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। सेकंड जो आपका रिस्क होता है उसमें पूछी जाती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ओके, कई बार कंप्यूटिंग लिखा होता है, कई बार यहाँ पे उसको कंप्यूटर भी लिखा होता है। तो जो भी वहाँ पे लिखा होगा तो उसको आप नोट कर सकते, कई बार कंप्यूटिंग लिखा होता है, कई बार हमारे पास कंप्यूटर भी लिखा होता है ना। जो वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा आप उसको टिक कर सकते हो। तो देखो, जो आपके पास रिस्क और जो आपके पास सिस्क होते थे, है ना, तो जो आपके सिस्क होते थे ये आपके यूज़ किए जाते थे जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हो,
या फिर जब आप लैपटॉप वगैरह की बात करते हो, क्योंकि आपको पता है जो भी आपको कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं ना, हैवी काम करने होते हैं, वो आप हमेशा कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ही कर सकते हो। और जहाँ पे आप नॉर्मली जो आपसे नॉर्मल डे टू डे टास्क करने होते हैं, या फिर नॉर्मल अगर आपके पास सिस्टम छोटा है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए हम किसका, कौन से आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, रिस्क का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका मतलब है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग की जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो छोटा होगा, पर जो हमारे पास कंप्यूटर और लैपटॉप का इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो क्या होगा, हमारे पास हैवी होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसी वे में हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चन में से पूछा गया था कि सीपीयू आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसमें से एक पार्ट क्या बोलता था कि वो छोटा होगा, प्लस हाईली ऑप्टिमाइज होगा, प्लस उसके बाद छोटे से मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, है ना, और वो सिंगल क्लॉक के ऊपर काम करेगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, रिस्क के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और रिस्क बेसिकली जो आपके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, वो छोटे भी होते हैं, और उसका आर्किटेक्चर जो सेट होता है वो भी छोटा ही होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं, पर वो ऑप्टिमाइज़ भी होते हैं, है ना, उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो वो उस टाइम पे किसकी बात कर रहा होता है, रिस्क की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और कल को यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे घुमा के पूछ लूँ, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर सेट था वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थी उन उसका इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स था, है ना। यही मैंने लिख दिया कि जो उसका इंस्ट्रक्शन सेट था वो क्या था, आपके पास कॉम्प्लेक्स था, है ना। और जो उसका जो सेट था वो एक तरीके से हाईली ऑप्टिमाइज था, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए, प्लस वो मल्टीपल क्लॉक्स के ऊपर काम करता था, मतलब मोर देन वन क्लॉक उसके ऊपर वो काम करता था। तब आप बोलेंगे कि सर आप सिस्क की बात कर रहे हो। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ यूएसबी विच हार्डवेयर इंटरफेस पोर्ट वाज स्टैंडर्ड इन द अर्लियर फोर्थ जनरेशन पीसी फॉर कनेक्टिंग स्लो पेरिफेरल डिवाइस लाइक मॉडेम एंड अर्लियर माइस। ओके, तो हम उस टाइम पे किसका यूज़ करते थे सर, हम उसके पास उस टाइम पे हम RS-232 सीरियल पोर्ट का हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपने नोट करना है RS-232 सीरियल पोर्ट। बेसिकली आपके पास यूएसबी नहीं था ना, यूएसबी से पहले भी तो आप किसी ना किसी डिवाइस को जोड़ते थे अपने सिस्टम के साथ। जैसे उस टाइम पे मान लेते आपका ये सीपीयू आ गया, है ना, तो उस टाइम पे भी तो आप कहीं ना कहीं पे अपने माइक या फिर अपने जो मॉडेम वगैरह थे उसको ऐड करते थे, जोड़ते थे ना, प्लग इन तो करते थे, है ना। तो जहाँ पे आप प्लग इन करते थे अपने कंप्यूटर या फिर माइक, जैसे मान लेते हैं आपका ये माइक आ गया, है ना, इस माइक की तार आएगी, उस तार को आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ोगे। तो जहाँ पे आप जोड़ते हो, जहाँ पे आप इस तार को प्लग करते हो कंप्यूटर के साथ, तो उस पोर्ट को बोला जाता था RS-232। और RS-232 का एक बार ना कंप्यूटर शायद ऑपरेटर का पेपर हुआ था, आपका ही हुआ था शायद, HP का ही। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि RS-232 किस टाइप का पोर्ट है। तो आपने याद रखना है कि इस तरह ये हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बेसिकली नेटवर्किंग के लिए में भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि जो आपके पास RS-232 होता है, ये बेसिकली हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन, या फिर जैसे आपके पास जैसे टू वे कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है जब आप नेटवर्क की बात करते हो। अब नेटवर्क में आप कौन से डिवाइस का यूज़ करते हो उस टाइम पे, तो सर उस टाइम पे हम मॉडेम वगैरह का यूज़ करते थे। और मॉडेम आपको पता है ये क्या काम करता था, बेसिकली ट्रांसमिट करने का, एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे लेके जाने का भी वो काम करता था। तो अगर आपको नेटवर्किंग के वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा RS-232 किस टाइप का पोर्ट है, तो आप बोलेंगे कि वो सर सीरियल पोर्ट है, क्योंकि जब हमें नेटवर्क यूज़ करना था फोर्थ जनरेशन में उस टाइम पे भी हमारे पास यही पोर्ट था। तो हमारे पास जैसे आजकल आप यूएसबी देखते हो ना, कॉमन है यूएसबी यूएसबी यूएसबी, सभी को पता है यूएसबी पोर्ट होते हैं, है ना, यूएसबी बोलो या फिर टाइप सी पोर्ट बोलो, जैसे कॉमन है आजकल के टाइम में वो कॉमन है। तो उस टाइम पे जो कॉमन होता था वो 232 होता था, सीरियल 232 वहाँ पे उस टाइम पे कॉमन होता था। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और सीरियल 232 आपने याद रखना है कि हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस में यूज़ होता था, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना वो दो वे में हो सके वहाँ पे उसको यूज़ किया जा सकता था। जैसे एग्जांपल क्या आ गया, मॉडेम, है ना, तो मॉडेम भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, जैसे मॉडेम की हेल्प से, जैसे आपका ये कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के आगे आपको पता है यहाँ पे आपका मॉडेम लगा था, तो जो यहाँ पे आपने ये तार लगाई है बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो आपको लास्ट में जो पोर्ट यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे पोर्ट दिखेगा एक, है ना, जो यहाँ पे भी आपको पोर्ट दिखेगा कंप्यूटर के साइड। ओके, और जो आपका यहाँ पे
दूसरा पोर्ट होगा मॉडेम का। तो ये पोर्ट कौन सा होगा आपके पास, सीरियल 232 है ना, RS 232 जिसको हम बोलते हैं। तो RS 232 क्या कर रहा है, बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है कि कंप्यूटर से डाटा मॉडेम में जा रहा है, मॉडेम से ही डाटा जब कोई दूसरा पर्सन इसको भेजेगा, मतलब पर्सन ए को जब वो कोई डाटा भेजेगा, तो वही डाटा ए को किसके थ्रू मिलेगा, मॉडेम के थ्रू ही मिलेगा। तो ये क्या बन जाती है, टू वे कम्युनिकेशन बन जाती है। तो इसके लिए भी उस टाइम पे ना RS 232 का ही यूज़ किया जाता था। बाकी देखो माइक मुइक के लिए जो पुराने माइक होते थे, तो उस टाइम पे भी RS 232 का ही वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता था। तो एक जो पोर्ट होता है वो मल्टीपल जगह के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आज भी आप देखते हो USB पोर्ट आप अपना USB लगाने के लिए यूज़ कर लेते हो। अगर आपके पास कीबोर्ड USB पोर्ट का है तो आप कीबोर्ड उससे उसके थ्रू प्लग इन कर लेते हो। तो वही है, एक पोर्ट को आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है आज का, हाँ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंप्यूटिंग हिस्ट्री व्हाट वाज द नेम ऑफ नेशनल वाइड सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क लॉन्च्ड इन 1987 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कनेक्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और ये क्वेश्चन ना रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लेना कॉपी, बस ऐसे नोट कर लेना कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हमारे पास उस डिवाइस का या फिर उस कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था, जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, कब, 1987 में, किस चीज़ के लिए, ताकि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हैं पूरे कंट्री में, उनको आपस में जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके। तो उसका नाम था NIC नेट। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो अर्नेट वगैरह क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको नेटवर्किंग के यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि जैसे अर्नेट की यहाँ पे बात की है, तो अर्नेट आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क हम इसको बोलते हैं, है ना। जैसे ई से बन गया एजुकेशन, आर से आपका बन गया रिसर्च, और NET से आपका क्या बन गया, नेटवर्क। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपका आया था 1986 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये बेसिकली अब आपको इसको नाम से पता लग रहा है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो ये कैसा नेटवर्क होगा, ये बेसिकली स्ट्रिक्टली कनेक्टेड होगा किसके लिए, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए। मतलब जो हमारे पास जितने भी हमारे पास एकेडमिक हो गए, एकेडमिक के अलावा जो भी आपके पास जो रिसर्च वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो रिसर्च जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे आपका IITs हो गए, है ना, IITs हो गए, इसके अलावा बाकी जैसे बोलते हैं, है ना, IASCs हो गए। तो ये सारे को आप, इन सभी जो एकेडमिक या फिर इंस्टीट्यूशन थे, इनको क्या किया था, ये नेटवर्क प्रोवाइड किया गया था, कब, 1986 में। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। बाकी देखो इंडोनेट, तो इंडोनेट बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर नेटवर्क था। बस आपने ये याद रख लेना है कि जब हमारे पास इंटरनेट था, इसका बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट आया कब था। तो ये 1986 में ही ये भी लॉन्च हुआ था। पर इसका मेन मोटिव क्या था, ये हमारे पास इंडिया का ना फर्स्ट कमर्शियल था, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और ये किसके द्वारा दिया गया था उस टाइम पे, कंपनी हमारे पास CMC, है ना, जिसको हम बोलते हैं CMC के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। और ये क्या था हमारे पास फर्स्ट, तो यहाँ पे इंडिया ने लिखा, इंडिया लिख लेना यहाँ पे ना फर्स्ट इंडियाज कमर्शियल कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंडोनेट। बाकी मतलब NIC नेट के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि हमारे पास सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आपस में कोलैब करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, किस टाइप के लिए, मतलब किसके थ्रू कम्युनिकेशन करनी थी, सैटेलाइट के ऊपर, सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जब जोड़ा गया था, उस नेटवर्क का नाम रखा गया था NIC.net का। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। बाकी देखो स्वैन का, तो स्वैन का यही पूछा जाता है कि जो आजकल आपको पता है ना, ई गवर्नेंस का चला हुआ है आजकल, है ना, ई गवर्नेंस का जो कंसेप्ट चला हुआ है, ये कब से लॉन्च हुआ गया था स्वैन का, ये आपका नियर अबाउट शायद 2004 या 5 में हुआ था। आप इसको चेक कर लेना एक बार, है ना। तो जो स्वैन था ये 2005 या 4 में चला था। तो इसको हम बोल देते हैं स्टेट वर्ड, ठीक है, अच्छा स्टेट वाइड है यहाँ पे ना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। वैन तो आपको पता ही है ना, वाइड एरिया नेटवर्क हम इसको बोलते हैं। तो ऐसे हमारा स्टेट था, बाकी तो सेम ही है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बेसिकली हमारे पास ई गवर्नेंस जब हमारे पास चला था, तो उसके लिए ये यूज़ किया गया था। ई गवर्नेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस जो नेटवर्क है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हो। ओके, बाकी इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जैसे आगे कुछ और मुझे लगेंगे तो उसको हम पार्ट सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। बाकी यहाँ तक आज की क्लास में कोई आपको डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक